गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था, अध्याय नंबर 2 चल रहा था अपना विज्ञान का, जिसका नाम था सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, जिसमें अपन ने काफ़ी पॉइंट कवर कर लिए थे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण अपन किस प्रकार करते हैं, विषाणु क्या होते हैं ये पढ़ लिया था, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं ये भी पढ़ लिया था। ये पॉइंट चल रहा था सूक्ष्म जीव और हमारे बीच क्या संबंध है, जिसमें अपन पढ़ रहे थे कि मित्र व सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और वो किस प्रकार अपनी सहायता करते हैं। जिसमें पहला पढ़ लिया था दही, ब्रेड और केक बनाने में किस प्रकार सूक्ष्म जीव उपयोग में किए जाते हैं। दूसरा पढ़ा था सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है। आज ये पढ़ते हैं सी नंबर, औषधि और वैक्सीन में किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इतना पढ़ के आए होंगे, अच्छे से आपने कॉपी में नोट्स भी बना दिए होंगे और पूरा याद करके आए होंगे। अब अपन पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों का किस तरह औषधि उपयोग होता है। अपन जब बीमार होते हैं तो बहुत सारी औषधियाँ अपन को डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं। जब अपन बीमार होते तो अपन को कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक औषधियाँ। वो क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक होती है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनती हैं और वो क्या करती हैं, जो भी अपने जिसके द्वारा ये रोग हुआ है उसको क्या कर देती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है या नष्ट कर देती है, जिससे अपनी क्या होती है, बीमारी सही हो जाती है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं एंटीबायोटिक के, जैसे पहला लिया मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा लिया पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन होती है ना, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने 1929 में क्या क्या फफूंद या फिर कवक जो अपन ने पढ़ा था सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण में, उनसे उन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग कर रहे थे वो, उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया, कोई जीवाणु लिए एक तस्तरी या मतलब प्लेट के अंदर, फिर उन जीवाणुओं को उन्होंने देखा किस तरह वो वृद्धि वगैरह करते हैं। तो उन्होंने ऐसे उस बर्तन के अंदर ले लिया उसको, जीवाणुओं को, फिर उन्होंने देखा उनकी वृद्धि हो रही थी बढ़िया। थोड़े दिन वो बर्तन पड़ा रहा तो उसके ऊपर की ओर क्या हुआ, फफूंद लग गई। ठीक है, तो जो फफूंद लगी थी ना, तो उसके जो विषाणु थे, ठीक है, वो क्या हुए, उस बीजाणु फफूंद के, वो क्या नीचे आ गए उस बर्तन के अंदर। ठीक है, तो उस बर्तन में आने पर, बर्तन में कौन वृद्धि कर रहा था, जीवाणु। तो उस फफूंद ने क्या किया, उन जीवाणु की वृद्धि को इतना नहीं होने दिया जितना हो रही थी। तो उन्होंने देखा, वो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ कि जीवाणुओं की वृद्धि रुक गई। तो उनको पता चला कि ये फफूंद है, वो इन जीवाणु कवक है जो इन जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होने दे रहा है। तो उनको एक बात पता चली कि कवक से अपन जीवाणु की वृद्धि को रोक सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस कवक से एक एंटीबायोटिक बनाई, प्रतिजैविक बनाई, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया बच्चों, पेनिसिलिन। तो इस प्रकार जब अपन को कोई जो बीमारी है वो जीवाणु के द्वारा होती है ना, तब अपन को डॉक्टर उसे रोकने के लिए क्या करता है, एंटीबायोटिक टैबलेट देता है। ये जो अपन एंटीबायोटिक टैबलेट प्रतिजैविक औषधियाँ लेते हैं वो डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। ऐसे नहीं जब मन आए तब ले ली, जब मन ना हो तब नहीं ले। जिस तरह आपको डॉक्टर बोलता है इतने टाइम लेनी है तो आपको इतने टाइम ही लेनी होती है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कभी कभी बीमार नहीं होते हैं फिर भी ले लेते हैं, तो जब उनको वो बीमारी लगेगी ना, तब वो प्रतिजैविक औषधि इतना काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ही उसके लिए क्या हो गई है, आदत सी बन गई है उस प्रतिजैविक, तो उस बीमारी पे वो कार्य नहीं करेगी इतना। ठीक है, अनावश्यक रूप से नहीं लेनी चाहिए आपको वो गोलियां। अगर आप ज़्यादा ही लोगे तो जो बहुत सारे जीवाणु होते हैं अपने शरीर के अंदर कुछ अच्छे काम भी करते हैं, तो उन जो जीवाणु, उपयोगी जीवाणु अपने शरीर के अंदर, उनको भी वो नष्ट कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ही अपने को प्रतिजैविक औषधियाँ लेना चाहिए। ठीक है, अगर अपन को जुकाम है, खांसी है, फ्लू वगैरह हो गया है, तब प्रतिजैविक काम नहीं करती, क्योंकि ये रोग किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा। जबकि एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक होती है वो किसको वृद्धि को रोकती है, जीवाणु की वृद्धि को। इस कारण जब सर्दी जुकाम फ्लू वगैरह होता है तब प्रतिजैविक नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें ये काम नहीं करती। ठीक है बच्चों, अपन ने पढ़ लिया ये क्या होती है औषधि, औषधि में किस तरह सूक्ष्म जीवों का उपयोग है। फिर अपन पढ़ते हैं वैक्सीन क्या होता है।
वैक्सीन किस तरह बनाया जाता है और अपने शरीर में किस तरह काम करता है। ठीक है, इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे अपने घर पे कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, अपन उनको नहीं जानते हैं तो अपन गेट खोलने जाते हैं ना, तो सबसे पहले कोई अनजान होते हैं उनको अपन पूछते हैं, नमस्कार वगैरह करके पूछते हैं, अपना परिचय पूछते हैं उनका, आप कहाँ से, तो वो बताते हैं मैं वहाँ से आया हूँ और ये, तब अपन को लगता है हाँ ये है, अपन जान लेते हैं उनको, फिर अंदर बिठाते हैं वगैरह करते हैं। ठीक है, जब वही लोग नेक्स्ट टाइम अपने घर पे आएंगे ना, तब उनको अपन पूछेंगे नहीं कि आप कौन जी, क्योंकि अपन उनको जानते हैं, अपन को उनसे वापस परिचय नहीं लेना होता है, क्योंकि अपन जान गए हाँ भाई ये लोग हैं, ये अपने घर पे ये लगते हैं और अपने यहाँ आते हैं, अपन पहचान गए उनको। तो उसी तरह वैक्सीन का भी ये काम होता है। कैसे बनती है वैक्सीन? वैक्सीन में क्या होता है कि मर्द जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जिसके कारण वो बीमारी हो रही है, उन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, मृत कर देते हैं उनको, और फिर वो सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे ना। उन मर्द सूक्ष्म जीवों को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो अपने शरीर के अंदर भी जब कोई नया मेहमान जाता है ना, तो वो शरीर है ना, अपना शरीर में भी एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है प्रतिरक्षा तंत्र, जो अपनी रक्षा करता है। उसमें क्या होगा, वो प्रतिरक्षा तंत्र जैसे ही कोई अलग आदमी मतलब जीवाणु वगैरह अंदर, विषाणु वगैरह जाते हैं, तो पूछते हैं कौन आया, क्या है, वो सब क्रिया करते हैं जिस तरह अपन करते हैं वैसे ही। ठीक है, तो जैसे ही कोई अनजान जाएगा तो उसे पता लगेगा कोई न कोई अपने शरीर में आया है, तो वो उसको पहचान लेगा, हाँ ये बंदा आया था, ऐसे हुआ था, तो पहचान जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो सूक्ष्म जीव अपने शरीर में जाता है ना, तो वो जल्दी से पहचान लेता है। उसके प्रति क्या होता है, पहले से उसके अंदर एक प्रतिरक्षी बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी होती है। तो जैसे ही वो दूसरी बार जाएगा, वो फटाक से उस पर अटैक कर देगा और उसको वहीं का वहीं मार देगा। उसको पता है ये अपने शरीर के लिए काम का नहीं है। तो इस प्रकार वैक्सीन कार्य करता है, जिससे अपन को, जैसे बहुत सारी वैक्सीन होती है पहले लगाई जाती, जैसे आपने सुना होगा पोलियो का टीका लगाया जाता है। 0 से 5 या 6 साल का जो बच्चा होता है, उनको पोलियो को, जिसकी वैक्सीन नहीं लगी होती है, उनको लगाती है गवर्नमेंट। क्यों? कि जैसे ही किसी को पोलियो वायरस ने अपने शरीर के अंदर उसने अटैक कर लिया, तो अपने शरीर के अंदर पहले से ही वो पोलियो के विषाणु होते हैं, वो उनको पता है कि हाँ ये अपने लिए सही नहीं है, तो वो जल्दी से उसको मार देते हैं ताकि अपने पोलियो नहीं होता है। हैजा का भी वैक्सीन आता है, क्षय रोग का भी आता है, हेपेटाइटिस का भी आता है। आप अभी कोरोना बीमारी से जूझ के आए हो, उससे भी, उसका भी वैक्सीन आता है, जिसका कोरोना के टीके आपके समय समय पे लगे थे, गवर्नमेंट ने लगाए थे सबको। ठीक है, तो वैक्सीन का ये काम हो गया। किस तरह वैक्सीन टीका काम करता है ये मैंने समझा दिया। एक आपको ये ध्यान रखना है कि एडवर्ड जेनर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने शीर्षक के टीके की खोज की थी 1798 में। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं, ये पढ़ लिया कि वैक्सीन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपन कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि किस तरह करते हैं सूक्ष्म जीव। तो बहुत सारे जीवाणु और नील हरित शैवाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं। तो इस प्रकार वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन, मृदा में जो नाइट्रोजन है उसका संवर्धन कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, मृदा की उर्वरता में वृद्धि होगी। अपन ने पढ़ा था अगले फर्स्ट चैप्टर में कि पौधे होते हैं वो सीधा नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं, उनको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना होता है। तो इस प्रकार ये जो जीवाणु और नील हरित शैवाल होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये कार्य करते हैं। इस कारण इनको क्या कहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक। क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकारक। जो फोटो दिख रहा है ये आपको, ये जो है वो किसका है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक का। पहला जो आपको चित्र दिख रहा है ये साइनोबैक्टीरिया का है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करता है। ये नील हरित शैवाल होते हैं, ये भी यही काम करते हैं। इस कारण इन दोनों को नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। फिर है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, आपने देखा होगा, अपन जो भी कचरा वगैरह डालते हैं, थोड़े दिन बाद वो क्या होता है, कचरा खत्म हो जाता है और छोटे छोटे अपशिष्ट बन जाते हैं और मृदा मिल जाते हैं और मृदा को वो उपजाऊ बना देते हैं। तो ये सब कार्य किसने किया, सूक्ष्म जीवों ने किया।
इस कारण ये सूक्ष्म जीव अपने लिए लाभदायक है, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण का शुद्धिकरण किया और जो भी हानिकारक और दुर्गंधयुक्त पदार्थ थे उनका निम्नीकरण करके उन्होंने मृदा के अंदर मिला दिया। इस प्रकार उन्होंने पर्यावरण का क्या किया, शुद्धिकरण। ठीक है बच्चों, अपन ने आज पढ़ा कि मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो ठीक है बच्चों, आप मित्र किस तरह अपने लिए लाभदायक हैं इसको अच्छे से पढ़ के आना और अपने कॉपी में नोट्स बनाना और अच्छे से याद करके आना, ताकि नेक्स्ट जब अपन पढ़े तो आपको ये पता रहे कि पिछले बार अपन ने क्या पढ़ा था और कहाँ तक पढ़ लिया था, ताकि अपना नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसको अच्छे से आप समझ सकोगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू।